मध्य प्रदेश के राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने का मामला अब दिल्ली से भोपाल तक सियासी संग्राम बन गया है। कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र की हत्या और सीट चोरी करार दिया है, जबकि बीजेपी का कहना है कि नियमों के तहत कार्रवाई हुई है। कांग्रेस का 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल दिल्ली में चुनाव आयोग पहुंचा और नामांकन बहाल करने की मांग की। कांग्रेस नेताओं का दावा है कि रिटर्निंग ऑफिसर ने कानून की गलत व्याख्या करके नामांकन को रद्द कर दिया है। वहीं चुनाव आयोग के फैसले का इंतजार जारी है। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द। दिल्ली में चुनाव आयोग पहुंचा कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल। अभिषेक मनु सिंघवी ने फैसले को बताया गलत। चुनाव आयोग से नामांकन बहाल करने की मांग। कांग्रेस ने लगाया लोकतंत्र की हत्या का आरोप। बीजेपी बोली नियमों के तहत हुई कार्रवाई। चुनाव आयोग का कानून है, उसमें लिखा है स्पष्ट कि आपको सिर्फ वो वाला खुलासा करना है जिसमें अपराध अगर प्रूव हो तो दंड 2 वर्ष से ज्यादा हो और जिसमें चार्जेस फ्रेम हो चुके हो। और जब वो उनको सुनने के बाद, मिस मीनाक्षी नटराजन को सुनने के बाद कॉग्निजेंस लेंगे, संज्ञान लेंगे, उसके बाद तहकीकात होगी। तहकीकात के बाद चार्जशीट होगी अगर हुई, और चार्जशीट के बाद चार्जेस फ्रेम होंगे। यानी 3 आगे के अभी तक हिस्से बचे हैं। प्राथमिक हिस्सा संज्ञान का नहीं हुआ और आरओ ने मान लिया कि ये एक क्रिमिनल केस पेंडिंग है। ये जैसा मैंने कहा 2+2 को 7 लिखने वाली गलती। उधर भोपाल में कांग्रेस ने चुनाव आयोग कार्यालय के बाहर धरना दिया और विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के बाहर संघ की ड्रेस टांग कर के विरोध जताया। पार्टी नेताओं का आरोप है कि चुनाव आयोग और बीजेपी मिलकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित कर रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि कांग्रेस विधायक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने दिल्ली जाएंगे। साथ ही निर्वाचन आयोग के फैसले के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। आदरणीय साथियों, किस तरीके से लोकतंत्र का हत्या हुई। पहले वोट चोरी होती थी, अब सीट के साथ डाका डाला गया। प्रत्याशी चयन में अंतिम समय पर सर्वसम्मति से, दिल्ली की सहमति से मंथन और विचार करके प्रत्याशी बनाया गया। उसी प्रत्याशी को सत्ता का चीरहरण करके जिताने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस पार्टी, जैसा कि आप सबको सर्वविदित है, चुनाव आयोग में केंद्रीय स्तर पर गई है। अभी उसके बाद कोर्ट भी, सुप्रीम कोर्ट भी जाएगी। हम दिल्ली जाएंगे राष्ट्रपति भवन और राष्ट्रपति के सामने 62 के 62 विधायक इस बात की गुहार लगाएंगे, हमारे वोट के अधिकार की जो दुरुपयोग किया उसके लिए राष्ट्रपति से न्याय मांगेंगे। दूसरी ओर बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज कर दिया है। भाजपा का कहना है कि नामांकन प्रक्रिया में नियमों का पालन हुआ है और कांग्रेस हार के डर से लोकतांत्रिक संस्थाओं पर सवाल उठा रही है। वहीं चुनाव आयोग के बाहर कांग्रेस के धरना प्रदर्शन को भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र का तमाशा और नियमों की हार करार दिया। देखिए, कांग्रेस ने उपवास नहीं रखा, कांग्रेस ने गुंडागर्दी का प्रशिक्षण दिया है। बाबा साहब अम्बेडकर का नाम तो ले रही है कांग्रेस, संविधान की बात तो कर रही है, पर संविधान अनुसार नहीं चल रही कांग्रेस। कांग्रेस के नेता और विधायकों ने जिस तरह के निर्वाचित जनप्रतिनिधि और संवैधानिक संस्था के मुखिया, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में जो छोटी टिप्पणी की है, और जिस तरह के कांग्रेस के जनप्रतिनिधि कह रहे हैं कि हम सड़कों पर आग लगा देंगे। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है उसमें बदतमीजी करने वालों को सजा है। हाथ जोड़कर प्रार्थना है, मर्यादा की रेखा मत लांघना, और मर्यादा की रेखा लागोगे तो जेल में ही सड़ोगे। बहरहाल अब सबकी निगाहें चुनाव आयोग के फैसले पर टिकी हैं। सवाल ये है कि क्या आयोग रिटर्निंग ऑफिसर का फैसला बदलेगा या फिर कांग्रेस को अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा फैसला और फसाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। चर्चा को देंगे विस्तार, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं क्या है आज के एजेंडा पॉइंट्स। चुनाव आयोग के फैसले को डिले करने के क्या है मायने? क्या रिटर्निंग ऑफिसर का फैसला पलट सकता है चुनाव आयोग? कांग्रेस के सीट चोरी के आरोप में कितना दम? बीजेपी क्यों बता रही इसे नियमों के पालन की कार्रवाई? तो मध्य प्रदेश के राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने का मामला अब दिल्ली से भोपाल तक सियासी संग्राम बन गया है। कांग्रेस इसे लोकतंत्र की हत्या और सीट चोरी करार दे रही है, जबकि बीजेपी का कहना है कि नियमों के तहत कार्रवाई हुई है। आज इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं, आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रही हैं डॉक्टर वाणी अहलूवालिया जी, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की। वाणी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND 24 में।
हमारे साथ जुड़ रहे हैं पवन पटेल जी, सचिव हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के। पवन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है ID24 में। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रकाश सक्सेना जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रकाश जी, आपका भी स्वागत है ID24 में। शुरुआत में वाणी जी आपसे करना चाहूँगा। वाणी जी, अभी हम थोड़ी देर पहले अभिषेक मनु सिंघवी जी की बात सुन रहे थे। वो एक बात बोले कि ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे 2 और 2 बराबर 7 हो जाए। क्या कहेंगे इस पर? आपके वरिष्ठ पैनल को नमस्कार करूंगी मैं जोशी जी, और श्रोताओं को भी प्रणाम करूंगी। मनु सिंघवी जी एक वरिष्ठ वकील हैं और ऐसी कुछ वरिष्ठ वकीलों की फौज कांग्रेस के प्रत्याशी के साथ यहाँ जब भोपाल में भी मौजूद थी। उनकी देखरेख में, उनके गाइडेंस में फॉर्म भरा गया। फिर भी एक मैं ये नहीं कहूँगी कि टेक्निकल फॉल्ट सिर्फ थी, ये एक मॉरल मिस्टेक थी। ये एक नैतिक जिम्मेदारी थी इनके दल की कि वो फॉर्म को भरते वक्त उसके तथ्य वो सही क्रम में सही जानकारी प्रस्तुत कर रहे हैं, सत्य पर आधारित हैं। ये सब इनकी नैतिक जिम्मेदारी होने के बावजूद इन्होंने यहाँ त्रुटि की, और ऐसी त्रुटि जिससे वो बर्खास्त ही हो गया कैंडिडेचर, साथ में डमी कैंडिडेट नहीं। ये पूरा एक षड्यंत्र रचा हुआ है, खुद इनके खेमे से रचा हुआ है, क्योंकि जितू पटवारी का नेतृत्व इतना अच्छा है कि उसने मध्य प्रदेश कांग्रेस को गुटों में, खेमों में बिल्कुल बांट के, तोड़ के, मरोड़ के रखा हुआ है, सुपड़ा साफ किया हुआ है। कोई विचारधारा नहीं है, किसी दिशा में राष्ट्र के लिए समर्पण का योग्य ही नहीं बनता है। इसलिए मैं कहूँगी कि एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कांग्रेस की। चलिए ठीक है। पवन जी, भारतीय जनता पार्टी जो बात कह रही है कि भाई लोकतंत्र का तमाशा बनाया जा रहा है, यह तमाशा शब्द पर मुझे थोड़ा सा ऐतराज़ है, क्योंकि तमाशा बहुत अलग तरह की बात हो जाती है। लेकिन जो हमने अभी देखा पिछले 24 से 72 घंटों के बीच में जो कुछ भी हुआ, वो किसी तमाशे से कम तो नहीं है। क्या कहेंगे पवन जी? नहीं, देखिए, तमाशा वर्ड अगर उपयोग करेंगे तो तमाशा बनाया जब इन्होंने बंगाल में तमाशा बनाया, अभी तमाशा, लेटेस्ट तमाशा पंजाब में तमाशा बनाया, वो तमाशा वहां पर फिट होता है। यहाँ पर मुझे लगता है कि तमाशा वर्ड फिट नहीं होगा। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की साजिश शब्द का जरूर उपयोग कर सकते हैं। ये आदमी आज जिस तरह वाणी जी बोल रही हैं कि नैतिकता की बात कर रही हैं कि ये है कांग्रेस के नैतिकता के हिसाब से मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, सब बातें बहुत सही बोल रही हैं। हम कहते हैं कि ये कौन सी नैतिकता की बात करती, कौन से लोकतंत्र की बात करती कि आपके पास वोट संख्या नहीं है, आपके पास उतने वोट नहीं, फिर भी आपने तीसरा कैंडिडेट उतारा। किस दम पे? वही तानाशाही के दम पे, वही मैनिपुलेटिव के दम पे, वही चुनाव आयोग के दम पे, जिससे आप निकट जितने भविष्य हैं, ये सब मोदी जी का दम्भ भरने का प्रयास करते हैं कि मोदी जी के दम के कारण इनको सफलता मिले। लेकिन हकीकत पूरी दुनिया के सामने बयान है कि आप बंगाल में देखिए किसको मुख्यमंत्री बनाया, जिसको दिन रात में पानी पी करके गाली देते थे कि सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है। अजीत पवार को देख लीजिए, असम में देख लीजिए। तो ये भारतीय जनता पार्टी की कथनी करनी है, ये भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र। हर व्यक्ति जानता है कि किस तरह का इन्होंने तमाशा बनाया, पूरे देश में पूरे लोकतंत्र को कलंकित करने का तमाशा बनाया। हम सिंपल सी बात कर रहे हैं कि झारखंड में जो परिमल जी वाला केस था, उस पे उनको टाइम दे दिया गया, उस पे वहां पे संज्ञान लिया नहीं गया, उस पे उन्होंने कितनी सारी जानकारियां छुपाई जो एफिडेविट में नहीं भरा। लेकिन यहाँ भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार में आई तो दोहरा मापदंड इनका अलग है, पक्ष के लिए अलग होता है, विपक्ष के लिए अलग होता है। जैसा अभिषेक मनु सिंघवी जी ने बोला कि उन्हीं मामलों को उसमें जाहिर करना आवश्यक, यदि इनमें 2 साल से अधिक की सजा का प्रावधान हो, उनका उसमें जिक्र करना चाहिए। उन्होंने क्या गलत बोला बता दीजिए। मीनाक्षी नटराजन जी ने बोला कि एक उनके पास जो नोटिस आया था कि भाई 10 करोड़ का मुआवजा देना चाहिए, तो उन्होंने बोला कि नोटिस पे हमारा कोई हक ही नहीं, मत नोटिस हमें दिया ही नहीं जा सकता क्योंकि हमारा उस मामले से कोई लेना देना नहीं। अगर इस तरह की बात करके उसको आप उस दूसरी तरह से मैनिपुलेट करके आप एक केस में 2 दिन का टाइम दे दोगे, एक केस में 1 दिन का टाइम दे दोगे और यहाँ पे तुरंत आप फैसला लोगे, तो भारतीय जनता पार्टी ने जितनी तैयारी करके रखी थी, या पूरा देख लीजिए कि पहले ये तीसरा कैंडिडेट उतार देंगे क्योंकि इनके पास वोट नहीं थे, पहले से इन्होंने कुछ विधायकों की मान्यता शून्य करवानी चालू कर दी। तो भारतीय जनता पार्टी को साजिश रचने में महारत हासिल है, क्योंकि इन्होंने किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता में इतना बड़ा दम नहीं कि काम का आधार बात करके वो लोकतंत्र की बात करे। हम कहते हैं लोकतंत्र की बात करते, उसी समय लगता है कि झूठ बोल रहे हैं कि अगर आपके पास उतनी सीट नहीं है तो सिंपल सी बात है, पूरी दुनिया जो नॉर्मल मैकेनिज्म है लोकतांत्रिक का जो गणित है, जो गड़ा भाग हर व्यक्ति को समझ में आ रहा है कि 1 सीट कांग्रेस की होगी, 2 सीट भाजपा की, आप
उसी में रहने देते। लेकिन इनको जो तानाशाही का सवार है, इनके जो 12-12 हजार 15-15 हजार करोड़ के बैंक बैलेंस है, उस बैंक बैलेंस पे इनको गुमान है कि हम खरीद लेंगे, हम दबा देंगे, हम ईडी सीआईडी को भेज देंगे। तो उसी के तहत काम कर रहे हैं। तो जो तमाशा बनाया उसमें आपने देखा, यहाँ का भी तमाशा आपने देखा किस तरह तमाशा बनाया। मुझे लगता है कि जब आपको जिस चीज का अधिकार नहीं था, जिसके लिए एप्लीकेबल नहीं थे, जिसके लिए एलिजिबल नहीं थे, वहां पर भी आप जा रहे हो और आज दम भर रहे हो, लोकतंत्र की बात कर रहे हो, तो पूरी दुनिया अच्छी तरह से देख रही है। और जिस दिन का मैनेजमेंट और मैकेनिज्म टूटेगा, उसका तिलस भी जिस दिन टूट जाएगा, वो फार्मूला जिस दिन का खत्म हो जाएगा, उस दिन सही मायने पर लोकतंत्र की जीत होगी। और सही मायने पर भारतीय जनता पार्टी का आज नोट करके रख लीजिए, 70-80% लोगों की जमानत ना जब्त हो जाए तो कह दीजिएगा, लेकिन वो मैकेनिज्म इनमें हिम्मत नहीं है कि ये ईवीएम को हटा करके बैलेट पेपर पे वोट करा ले। कोई ऐसा काम नहीं करेंगे। जो चुनाव आयोग और इनको जिस तरह जिताने का प्रयास करता है, उस फार्मूले से हट करके लोकतांत्रिक व्यवस्था में इनका विश्वास ही नहीं। ठीक है प्रकाश जी, मैनेजमेंट, मैकेनिज्म, तिलिस्म, बहुत सारी बातें कही पवन जी ने। वो कह रहे हैं कि भाई जिस दिन ये टूटेगा उस दिन की तस्वीर कुछ और होगी, क्या कहेंगे? तो वो तिलिस्म को बनते हुए तो आप लोग देखते रहे ना, कोई आज एकदम से तो बन नहीं गया। आप यदि मोदी जी सरकार में 14 से आए हैं तो आप क्या करते रहे? वो अपना तिलिस्म खड़ा करते रहे, लगातार खड़ा करते रहे, पर तब खेमेबाजी में बटी रही कांग्रेस। वो एकजुट होकर उस तिलिस्म को तोड़ने की बजाय आपस में तोड़फोड़ में लग गई, जिसका फायदा बीजेपी उठा रही है और कोई भी विरोधी दल होगा उठाएगा। आप याद रखें 2017 का यदि अहमद पटेल जी का इलेक्शन देखें राज्यसभा का, उस समय भी तोड़फोड़ हुई थी। उस समय भी दो जो कांग्रेस के विधायक थे बीजेपी के लोगों को, उन्होंने अपने वोट दिखा दिए थे, हालांकि वोट रिजेक्ट हो गए थे और बिल्कुल बॉर्डर पे अहमद पटेल जीते थे। तो ये खेल तो शुरू से, आप हरियाणा का मैंने आपसे अपनी पिछली डिबेट में जिक्र किया था कि एक चैनल के मालिक कैसे जीते थे, और आपसे ही मैंने ये कहा था कि कांग्रेस को अलर्ट रहने की जरूरत है। कौन कौन सी टेक्निक अपनाई जा सकती है, आपको पहले से सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि खेल तो होगा, क्योंकि कैरेक्टर बदल चुका है। देखिए, जब लीडरशिप किसके हाथ में, एक पार्टी का एक मूल कैरेक्टर अलग होता है और उसके मेन लीडर से भी कैरेक्टर पे असर पड़ता है। 2014 के बाद से भाजपा युद्ध के अंदाज में चुनाव को लड़ती है, पूरी रणनीति बना के लड़ती है। और ये मैंने पिछली डिबेटों में आपसे बार बार ये कहा कि रणनीति बना के रखती है और यहाँ रणनीति का पूरी तरह से अभाव रहता है, रणनीति का, और आपस में इतना अविश्वास है। आपसे मैंने कहा था कि राहुल गांधी जी जो दोनों बुजुर्ग नेताओं को पसंद नहीं कर रहे, 2018 के चुनाव के बाद से स्पेशली पसंद नहीं कर रहे, मध्य प्रदेश में उनका आना कम हुआ है और वही हुआ, उन दोनों को टिकट नहीं दिया गया। हालांकि थोड़ी सी उम्मीद थी कि शायद सोनिया जी इंटरफेयर करें और एक सामंजस्य बनाने की कोशिश करें, उनको नहीं मिला। ठीक है, मीनाक्षी नटराजन जी बहुत अच्छी कैंडिडेट थी, पर नए लोग भी सीख गए हैं खेल काफी। यदि कल एयरपोर्ट का आप देखें तो पैर पटकते हुए विधायक गुस्से से निकले थे। उनका गुस्सा सिर्फ भाजपा पे नहीं था, उन्होंने साफ इंडिकेट किया था कि अंदर से भी कुछ षड्यंत्र रचा गया। यदि उन विधायकों के यदि बयान सुनेंगे आप, तो इस चीज से, इसके लिए आप विपक्ष को हमेशा दोष नहीं दे सकते। ठीक है, नैतिकता की बात आप कर सकते हैं, मॉरलिटी का तो आप कोई संबंध बचा नहीं है राजनीति में, फिर भी आप उससे अपने को बहला सकते हैं, लेकिन अपने अंदर की कमियां तो आपको दूर करना पड़ेंगी। नहीं, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि भाई कांग्रेस के जो लोग हैं उनको अगर बीजेपी को हराना है या उनको अगर मात देनी है तो एक लेवल आगे का सोचना पड़ेगा। यानी ये जो स्थिति बनी है पिछले 72 घंटे में, इसके बारे में पहले से ही सोच के रखना था कि हाँ ऐसा ऐसा भी हो सकता है। जी बिल्कुल, आप एक चीज में अंतर कीजिए, खेमेबाजी भाजपा में भी है, कांग्रेस में भी है। आप जब यदि बीजेपी यदि पार्टी लेवल पे कोई डिसीजन लेती है तो वो खेमे सब एक हो जाते हैं। आप देखेंगे मोहन यादव जी, आपके विजय वर्गीय जी, प्रहलाद पटेल जी, सबको ऐसे बिखरे हुए दिखेंगे कि आपस में इनमें कुछ खेमेबाजी चल रही है। लेकिन पार्टी जब कोई डिसीजन लेती है तो अपनी खेमेबाजी भूल के पार्टी के डिसीजन पे फोकस कर लेते हैं। यहां क्या होता है कांग्रेस में उल्टा, कि कांग्रेस का यदि ऊपर से कोई लीडरशिप तय करती है कि हमें इस पे काम करना है, तो वहां खेमेबाजी साफ दिखने लगती है आपस की। ये बेसिक अंतर है। वो पार्टी लेवल पे एक हो जाते हैं सारे खेमे, यहां पर जब एक होना होता तब खेमे अलग दिखाई देने लगते हैं। जिस दिन सब अपने, ठीक है आप खेमेबाजी करिए, हर व्यक्ति को अधिकार है अपने वर्चस्व बनाए रखने के लिए कोशिशें करना, लेकिन जो विचारधारा है, जैसे वाणी जी ने भी कहा था, विचारधारा के मामले में कहीं ना कहीं आप कमजोर हैं कि उस पर आप दृढ़ नहीं हो पाते हैं। आपको विचारधारा के नाम से यूनाइट होकर, यदि आप एक दूसरी विचारधारा, जैसे आरएसएस की आपने ड्रेस उन्होंने प्रदर्शन में लगाई, आप उस विचारधारा चिढ़ते हैं, ठीक है, तो आपकी भी तो कोई एक विचारधारा होना चाहिए, उसमें भी तो आप में यूनिटी होना चाहिए। वो यूनिटी क्यों नहीं दिखाई देती है?
चलिए ठीक है, वाणी जी। देखिए, बहुत स्पष्ट है और मुझे लगता है जो आपने अभी जो कहा प्रकाश जी, वो काफी हद तक सच है। क्योंकि जब एक लीडर, एक कार्यकर्ता संगठन से बड़ा हो जाता है तो वहां वो फेलियर है। और कांग्रेस में ये एक मुझे लगता है सेंध लगाने वाली, ये अंदरूनी जो इनकी कलह है, ये जितू पटवारी जी का फेल्ड नेतृत्व है, सामने हमारे पास परोसा हुआ है। और दूसरी चीज, इतने बार फॉर्म्स भरे हैं, क्या पहली बार राज्यसभा का फॉर्म भरा? क्या पहली बार हुआ है कि राज्यसभा का कोई प्रत्याशी किसी भी पार्टी का हो? एक तो भाजपा ने भी अपने प्रत्याशी हरवाए कि उनके भी, हमारे भी प्रत्याशी हारे हैं, बट क्या पहली बार फॉर्म भरा है? क्या इनके पास ऐसे विद्वानों की कमी है? अब इतने बड़े बड़े वकील, इतने बड़े नाम जो राम को काल्पनिक बोलने के साहस रखते हैं सर्वोच्च न्यायालय में, क्या वो यहां पर सुपरविजन नहीं कर सकते थे? क्या यहां मार्गदर्शन नहीं दे सकते थे? 2 बजे रात को सुप्रीम कोर्ट खुलवा सकते हैं और मध्य प्रदेश कांग्रेस को बिखरा हुआ रखते हैं। देखिए, ये सब षड्यंत्र है, आपसी मेलझोल का अभाव है, कोई विचारधारा नहीं है और कहीं ना कहीं अपना हार का ठीकरा फोड़ना है। चुनाव लड़ते हैं तो जीतने के लिए लड़े जाते हैं और डंके की चोट पे जीतते हैं। और भारतीय जनता पार्टी 24/7 कार्य के मोड में, चुनाव के मोड में रहती है और हम काम करते हैं। मतलब अगर पर्याप्त सीटें हैं तो भी कैंडिडेट उतारते हैं और नहीं है तो ये बताइए ना, कहां लिखा हुआ है कि अगर हमारे, पहली बार है कि अगर कम सीटें हैं तो हमारा फोकस है मोदी जी का प्रभाव, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। प्रभावित हैं लोग, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम। आप मुझे ऐसा कोई राज्य बता दीजिए जहां उनके प्रभाव, उनके नेतृत्व, उनका वो श्रेष्ठ भारत, एक भारत, नेशन फर्स्ट की परिकल्पना सबसे आगे दिखती ना हो। क्या है ऐसा कोई व्यक्ति जो इस अवधारणा से प्रभावित नहीं है? सब प्रभावित है, सब उस नाव में, उस विकसित भारत की नाव में बैठकर काम करना चाहते हैं देश के लिए। पर यहां हमारे ऐसे राजनीतिक दल हैं जो अलग ही विचारधारा, एक्चुअली विचारधारा नहीं है, इसलिए ऐसे हैं। चलिए ठीक है, पवन जी। सारे भ्रष्टाचारी प्रभावित हैं, देख लीजिए, सारे भ्रष्टाचारी प्रभावित होकर के भाजपा में शामिल होकर के कमाई का हिस्सा देकर के, मैं आप ऐसा बोले क्योंकि जनता आपको सुन रही है, आपकी गड़बड़ अलायंस को भी पहचानती है। पवन जी, ये बड़ा गड़बड़ बौखलाइए मत। अरे तो बताओ, आप जवाब दे दीजिए ना। क्या बोला ना मैंने, गड़बड़ अलायंस आपका। आप चाहे यूपी के पार्टनर्स देख लीजिए, आप चाहे बिहार के, ठीक है, दिशा में देख लीजिए। पवन जी, चलिए वाणी जी उनकी बात सुन लेते हैं, पूरी बात कर लीजिए। पवन जी अपनी बात पूरी कर लीजिए। जवाब देने की हिम्मत ही नहीं, कोई भारतीय जनता पार्टी के नेता में इतना करेगा नहीं कि जवाब दे दे। अजीत पवार के लिए कुछ बोलेंगी, अब शामिल हो गया पहले 27,000 करोड़ का सिंचाई घोटाला, यही जादुई मोदी जी की केसेस चल रहे हैं। पवन जी, केस नहीं बंद होते, साथ में गलत बात है, तो आप पहले सुनने का करेजा रखिए। अब आपके सोनिया गांधी, चलिए सुन लेते हैं, खत्म हो जाएगी, उसका जवाब वाणी जी नहीं दे पाएंगी। मैं तो दे रही हूँ, सोनिया गांधी स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सोनिया गांधी स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स नहीं है। ठीक है, देश से नीति आती है इटली से, वोटर आते हैं कहीं और से, पैसा आता है कहीं और से, विचारधारा आती है कहीं और। ठीक है, चलिए आवाज बंद करिए ना। ठीक है, चलिए यही आदत होती है। ठीक है, आप अपनी बात पूरी कीजिए जी। पवन जी अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, चुनाव में हमेशा चुनावी मोड में रहती हैं। अरे उस मोड में रहते हैं ना जो झूठ बोला था जनता को मोदी जी ने, बहुत ही महंगाई की मार, अब की बार झूठों की सरकार। उस मोड में रहना चाहते तो महंगाई कम कर देते। अगर उस मोड, आप इसी मोड में रहते हैं, विश्व में संकट है, चुनावी मोड में रहते सिर्फ भारत में नहीं है। मोड में जनता शर्म करिए थोड़ा। 750 किसानों आप लोगों ने तो बिना संकट के जवाब, हिम्मत सुनने की जवाब रखिए। हिम्मत नहीं है सुन के, क्योंकि आपके पास जवाब नहीं है, इसलिए आप साथ से बोलोगे। हमेशा डिबेट देखते हैं, आपकी हिम्मत नहीं है, आपके पास जवाब नहीं है, बना सकते। आपके पास जवाब नहीं है। माड़ी जी, ये बताइए, पंजाब में राघव चड्ढा, श्रोताओं ने भी सुन लिया है। ठीक है। राघव चड्ढा कौन से नियम के तहत 2 विधायक भाजपा के और 7 राज्यसभा, कौन सा चमत्कार है? ईडी वाला ना, चुनावी मोड में रहते हो आप, कौन सा चमत्कार है बता दीजिए, कैसे चला गया? हेमंत बिस्वा शर्मा को क्यों ले लिया, जिसको मोदी जी बोलते थे? भारत के बड़ा मुश्किल है। आप उस नाव में नहीं बैठना चाहते।
अरे आपके नाम में कौन कौन सी टीम में से बैठेगा? वैसे? ईडी सीआईडी का जड़ जिसको दिखाओगे वही बैठेगा। जवाब दे दो कि रुपया पतला होता था तो देश की साख गिरती थी ना, अब रुपया पतला हो रहा तो देश की साख मजबूत हो रही है। सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी है। बड़ा मुश्किल, कितना भी सोचो कि गंभीरता से चर्चा करो, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जब इनके पास जवाब नहीं रहता है, वोट संख्या कम है फिर भी जीतोगे आप। आप देश का विकास नहीं चाहते हैं। नहीं, देश का विकास चाहते हो। आप क्या आप कर रहे हो देश बता को दो ना। भ्रमित, आप देखिए ना, भ्रमित करते हैं आप तथ्यों को। चलिए इनको बोलने आपने तो दीजिए, तब इनको भी बोलने। आपके एक वरिष्ठ नेता ने ऐसा ट्वीट कर दिया था कि वो ऑयल टैंकर्स नहीं आ रहे, अगले दिन झूठा हुआ था, वो उनको विड्रॉ करना पड़ा अरे था। ट्रंप ट्विटर ने से। बोला कि रूस से आयल मत खरीदो, ट्रंप ने हड़काया मोदी जी को। ट्रंप ने पहली बोला बात कि तो मोदी चिल्लाएंगे जी मत, युद्ध पानी विराम करिए। पी अरे लीजिए। ट्रंप ने हड़काया, क्या बात करी, पूरी दुनिया देखी है, पूरे पेपर में आ रहा रोज, क्या बात कर रही हैं ट्रंप आप? आपको फोन आपको करके नहीं बोलते पता? होंगे अलग रूस से। से तेल खरीद रही हैं, रसिया से तेल खरीद पा रहे हो आप? रसिया से तेल खरीदने की हिम्मत है मोदी जी के? ट्रंप के खिलाफ जाके तेल खरीदने की हिम्मत है आप कौन आपकी? सी यूनिवर्सिटी से पहलगाम पढ़ क्यों के सेना आते हैं बुला लिया? पवन जी? क्यों सेना चलिए, बुला चलिए, ली? कोई बात नहीं। पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने थे तो ट्रंप के दबाव में सेना क्यों बुला लिया आपने? क्यों डर गए? ट्रंप के कारण क्यों सरेंडर कर दिया? कोई जवाब नहीं है भाजपा के पास, लेकिन मोदी जी का महिमा मंडन करना है बस। आपकी मजबूरी है कि आप जिस दिन मोदी जी के खिलाफ मुझे कुछ तो भी बोल ऐसे दो, लगता सच बोलो, है निकाल कि दिए जाओगे। आप अपने इसीलिए जो आपके पास एक प्रमुख रत्ती जवाब परिवार नहीं। है उसको इस सिर्फ पूरी प्रसन्न डिबेट से करने ये के सिद्ध लिए हुआ ऐसे कि आपके डायलॉग पास बोलते कोई हैं। जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं। सिर्फ आप हमेशा राहुल गांधी लोकतंत्र को खरीदने प्रसन्न का करने प्रयास के करते हो। लिए आपके गोपाल शब्दकोश भार्गव ऐसे कहाँ है? होते हैं। आज आपके गोपाल एक और भार्गव विधायक कहाँ ने है? भी बहुत अरे अच्छी गोपाल बातें बोली है, भार्गव बहुत अच्छी गोपाल शब्द भार्गव शैली कहाँ है? थी। गोपाल भार्गव कहाँ है? सुन तो गोपाल लीजिए भार्गव जरा। कहाँ है? गोपाल भार्गव जी कहाँ है? वाणी जी, गोविंद सिंह राजपूत है, गोपाल भार्गव जी कहाँ है? कहाँ है? यही आपके इंदौर वाले क्या बोलते थे कि जो अग्निवीर हमारे भाजपा में सिक्योरिटी की नौकरी करेगा तो उसको प्रायोरिटी देंगे। ये देश प्रेम की भावना है, ये सैनिकों का सम्मान करेंगे। विजय शाह को हटा दो, विजय शाह ने सेना का अपमान किया, कोर्ट ने बोला हटा दो, हिम्मत नहीं कि उसके हटा दो। रामनिवास रावत ने बोला कि हमें मंत्री बनाना पड़ेगा, हारा, चुनाव लड़ा, मंत्री बनाया, फिर भी वन मंत्री बनाए। गोपाल भार्गव कहाँ है? कहाँ है विचारधारा? गोपाल भार्गव गायब। सारे कांग्रेसी आ गए भाजपा में, कांग्रेस युक्त भाजपा बन गई। एक जवाब नहीं, इसलिए साथ में बोलते हो ताकि कोई तो पब्लिक सुन ना पाए। एक शब्द का जवाब दे दीजिए, मैं कहता हूं 2 घंटे नहीं, पब्लिक सुन भी रही है, पब्लिक समझ भी रही है। जवाब नहीं आपके पास। 22 पवन राज्यों जी, में ऐसा नहीं समझ है। चुकी है बहुत अच्छे से। नहीं, पब्लिक सुन भी रही है, समझ भी रही कुमार है। जी समझा रहे हैं, ज्ञानेश कुमार जी समझा रहे हैं, वही तो बोल रहे हैं, दम है तो बैलेट पेपर में चुनाव कराओ। क्या है, पूरा जहां समझ पर में आ आप जाएगा। जीतते हैं वहां ईवीएम सती सावित्री हो जाती है, वाह। जहां हारते अरे हैं क्या उसको करते राक्षसी रहिए। स्वरूप दे देते हैं हाँ, आप। हर जगह सब जगह कराइए ना। क्या हो गया ज्ञानेश कुमार जी का? क्या हो गया जहां बताइए जीतते ना। हैं वहां क्या होता है पवन जी? वहां आप हाँ? ईवीएम घर से लेके जाते हैं। चलिए, ठीक है, ठीक हाँ, है। हम तो हर जगह कराने को बोल रहे हैं ना। जवाब तो एक दे नहीं पाए आप। जितने प्रश्न पूछे उसका एक जवाब नहीं था आपके पास। रिवाइंड करके सुनिएगा डिबेट को। चलिए, ठीक है, कोई बात नहीं। प्रकाश जी के पास जाना चाहूंगा। प्रकाश जी, अब आगे विकल्प क्या है कांग्रेस के लिए, क्या लगता है आपको? नहीं, विकल्प तो साफ है कि अभी चुनाव आयोग क्या फैसला देता है। हालांकि चुनाव आयोग पे काफी अविश्वास है विपक्ष को, और उससे कई कारण भी हैं। ये अभिषेक मनु सिंघवी जी ने SIR पे बहुत शानदार दलीलें सुप्रीम कोर्ट में रखी थी, लेकिन उन पे अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। और कुछ एक्स जो जस्टिस रहे हैं उनकी भी टिप्पणियां सकारात्मक नहीं रही हैं जो इस समय चल रहा है उसको लेके। तो वो तो चुनौती है ही आपके साथ। तो अभी चुनाव आयोग क्या फैसला देता है, यदि वो नामांकन को रद्द नहीं होने देता तो फिर चुनाव होगा, वोटिंग होगी 18 को। नहीं तो आपके पास हाईकोर्ट जाने का, फिर जो विकल्प दूसरे हाईकोर्ट जाने का और आगे जो वो फिर लेंदी प्रोसेस हो जाएगी और वो काफी डिले होगा। मतलब एक तरह से जो घोषित हो चुका उसी पर निर्भर हो जाएगा। वो सुप्रीम कोर्ट की भी बात उठी है, सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं तो वहां पर वो डिले होगा, क्योंकि आप पुराना रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, कोर्ट में गए मामले लंबे समय तक खींचते हैं। तो यदि चुनाव आयोग यदि कोई न्याय करता है तो उससे फौरी राहत मिल सकती है कि अभी तत्काल कुछ मिल जाता। बाकी डिबेट आप बहुत सी घूम फिर के उस पर आ गई। मूल विषय था राज्यसभा। जी जी जी। तो राज्यसभा या कोई भी चुनाव हो उस पर गंभीर होना पड़ेगा, विचारधारा को मजबूत करना पड़ेगा और लोगों को ये समझाना पड़ेगा कि विचारधारा पहले, जैसे भाजपा में विचारधारा पहले बाकी चीज सेकेंडरी हैं। तो ऐसा एक उसको फोकस करना पड़ेगा केंद्रीय नेतृत्व को कि वैसी लीडरशिप आए कि लोग विचारधारा पे फोकस हो, यूनाइट हो और आपस में षड्यंत्रबाजी रुके, तब जाके निश्चित रूप से सफलताएं मिल पाएंगी आगे चल। ठीक है पवन जी, विचारधारा को मजबूत करना पड़ेगा, क्या कहेंगे?
छोटे से आपकी टिप्पणी। नहीं देखिए, विचारधारा मजबूत है, सब कुछ है इनका। के डर को, जिस डर को दिखाकर इस टाइप का काम कर रहे हैं। आप किसी भी जितने 22 राज्य 25 राज्य जितने भी राज्य बोल रहे हैं, हर राज्य का एक ही किस्सा है। आप बिहार में ले लो, बिहार में क्या किया, किस तरह वोट काट दिया गया, बंगाल में किस तरह किया, उसी को एक कार्यकर्ता नहीं जिसका विरोध कर करके उसी को आज आपने मुख्यमंत्री बना दिया, आसाम में उसी को मुख्यमंत्री बना दिया। नीतीश कुमार को बोलते बोलते कि अमित शाह जी की इनका ताला हमारे लिए हमेशा बंद है, कभी नहीं मिलेंगे। एक सत्ता के लालची लोग हैं, ये 750 किसानों को शहीद कर देंगे, युवाओं का भविष्य बर्बाद करके इनको सत्ता में बने रहना है और बैंक बैलेंस इनका बढ़ते रहना चाहिए। दो चीज में काम कर रही, मैं मेरी पार्टी मेरा कार्यकर्ता, ये जो कह रहे हैं देश का विकास नहीं भाजपा का विकास करने पर लगे हुए हैं। वाणिज्य एक अंतिम टिप्पणी हो जाए, उसके बाद चर्चा को समाप्त करेंगे। छोटी सी टिप्पणी। ये देश संविधान के अधीन चलता है, कानून के दायरे में चलता है और मुझे लगता है संवैधानिक संस्थाओं को बहुत आदर पूर्वक हमें उनके निर्देश, उनका आज्ञा का पालन करने का ये हमारा प्रथम धर्म है, अगर हम राजनीतिक पार्टियों का नेतृत्व कर रहे हैं। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने। और जनता है, सब देख ही रही है, सब समझ रही है, सब जानती है। बहुत बहुत धन्यवाद। झूठ बोला जो उसका पूरा नहीं करना, जनता को जो झूठ बोला वो भी धर्म होना चाहिए। चलिए ठीक है, निजात दिलाए, 2 करोड़ रोजगार दे, ये नहीं कि झूठ बोल करके चुनाव जीत ले, उस काम को पूरा नहीं करे। चलिए ठीक है, ठीक है। किसान शहीद हो गए, लेकिन बोलेंगे हमारा धर्म पहला धर्म है भाजपा का, चुनाव जीतना, चाहे नैतिक रास्ता हो चाहे अनैतिक रास्ता। चलिए ठीक है पवन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो समय की बाध्यता के चलते मैं इस चर्चा को समाप्त करना चाहूंगा। बने रहिएगा INDU 24 के साथ। नमस्कार।